गुड मॉर्निंग डियर। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का एक चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश, लाइट। 10th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसी में से आज हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। उसमें से सिर्फ आज की जो क्लासेज होगी, आज की क्लासेज में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का प्रवर्तन और इसके इसके अंतर्गत गोलीय दर्पण टॉपिक का डिस्कशन हम करेंगे। इससे जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसका डिस्कशन करेंगे, जो कि हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके अपकमिंग 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस चैप्टर में टोटल 2 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। एक है प्रकाश का प्रवर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। ये जो बेसिक चैप्टर है लाइट, इस लाइट के अंतर्गत हम 2 टॉपिक्स को पढ़ते हैं। अगर हम बात करें लाइट की, तो ये लाइट जो है, लाइट हमारे चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लाइट की अगर हम बात करें तो ये जो लाइट है, लाइट ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और हम जानते हैं कि प्रकाश जब एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसी तरंग? तो अनुप्रस्थ तरंग। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश कैसी तरंग है, तो 2 ऑप्शन आप दिमाग में रखेंगे। एक, या तो ये अनुप्रस्थ तरंग होगा या ये विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। कैसी तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। ये 2 ऑप्शन मिलता है। और बेसिकली प्रकाश के से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं कि प्रकाश का जो बेसिक चाल होता है, बेसिक स्पीड होती है, वो क्या होती है। तो प्रकाश की जो बेसिक स्पीड होती है वो निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये जो चाल है, ये जो स्पीड है, वो निर्वात का स्पीड है। यानी कि वैसी मीडियम जहाँ पर ना तो एयर मौजूद है ना ही कोई और माध्यम मौजूद है, वहाँ पर प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि प्रकाश की स्पीड क्या है। ठीक है, तो हम अब प्रकाश प्रकाश के आधार पर जो ये वस्तुएं हैं, वस्तुओं को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं, जबकि दूसरी जो होती है वे होती हैं अदीप्त वस्तुएं। अब हम ये भी देखेंगे कि दीप्त वस्तुएं कौन है और अदीप्त वस्तुएं कौन है। बेसिकली अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो इसीलिए हम शॉर्ट में थोड़ा सा नॉलेज हर एक पॉइंट के बारे में लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर के अंदर इन करेंगे। और अगर आप लोगों की डिमांड रही तो आप लोगों के लिए एक अलग से सेक्शन शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम जो भी इस चैप्टर से या फिजिक्स के हर एक चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन पाएंगे हम उनका डिस्कशन करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले दीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी कि जिससे प्रकाश निकलेगा, प्रकाश जिससे निकलता है उसे हम दीप्त वस्तु कहेंगे। एज लाइक एग्जाम्पल में सन हो जाएगा आपका, सूर्य का खुद का एक प्रकाश होता है। आपका तारा हो जाएगा, जितने भी तारे होते हैं। अगर हम जलती हुई मोमबत्ती की बात करें, जलता हुआ बल्ब हो गया, वो सबसे अपना प्रकाश निकलता है, तो वो सब जो हैं वो कैसी वस्तुएं होंगी? दीप्त वस्तुएं होंगी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए सर अदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे, तो अदीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। प्रकाश अगर नहीं निकला, जैसे एज लाइक एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे अगर हम बोल दें मून, आपको भी जानकारी होना चाहिए, आपको पता होगा कि मून के पास किसी भी प्रकार की खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो मून एक कैसा मीडियम, तो वो एक प्रकार का कैसी वस्तु है? वो अदीप्त वस्तु है। चलिए, तो इसी तरह से और भी वस्तुएं हैं। जैसे हम, अगर मेरे हाथ में पेन है, तो मेरा जो ये पेन है, पेन भी एक कैसा वस्तु है? तो अदीप्त, क्योंकि इससे किसी प्रकार का प्रकाश नहीं निकल रहा है। अभी मेरे ऊपर एक बल्ब जल रहा है, तो ये जो जलता हुआ बल्ब है वो कैसा होगा? तो दीप्त होगा।
अब हम कुछ आगे के टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। जैसे अभी आपको यहाँ एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। ये जो फिगर है ये बेसिकली ये एक टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है? जब कभी भी किसी माध्यम से किसी भी कोई भी वस्तु है, जैसे एक सन हो गया या कुछ भी, कहीं से भी प्रकाश निकल करके आता है, किसी भी अपारदर्शी वस्तु पर, अपारदर्शी माध्यम पर वो आपतित होता है। जैसे कोई बीच में दीवार आ गया या कोई भी वस्तु आ गया जिससे कि हम आर पार देख नहीं सकते हैं, तो वैसे बस सतहों पर पड़ने के कारण वो प्रकाश जो है जिस रास्ते से आता है, जिस माध्यम से आता है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे ही हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसमें कई की स्थिति पैदा होती है। एक तो ये जो जो किरण आ रहा है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। कैसा किरण? फिर से एक बार, कैसा किरण कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। लेकिन जो ये किरण टकराने के बाद, जैसे प्रकाश का किरण आया, सतह से टकराया, टकराने के बाद जो लौट के गया, उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। कैसा किरण कहेंगे? परावर्तित किरण। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हो रहा है। प्लस में ये बीच में जो पॉइंट हम खींचे हैं, सतह से ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। सतह से ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसको अभिलंब कहते हैं। और आप ध्यान में रखे होंगे, आप जब भी फाउंडेशन बैच जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, वहाँ आपको पता होगा कि ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे हम आपतन कोण, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच जो कोण बना उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हुआ। परावर्तन के लिए कुछ नियम भी डिस्कशन किए गए हैं। जैसे परावर्तन के लिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन से नियम होते हैं, तो हम ध्यान में रखेंगे कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम? एक बार फिर से, कितने नियम? तो परावर्तन के 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। पहला होता है कोण I इज इक्वल्स टू आर। कोण I इज इक्वल्स टू आर, यानी कि अभी आपको बताया I क्या है, तो आपतन कोण, R क्या है, परावर्तन कोण। तो ये I जो होता है वो R के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा क्या है सर? तो दूसरा नियम, ये जो आपतित किरण है, दूसरा परावर्तित किरण है, और उस पर डाला गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कैसे तल में? तो तीनों जो होंगे, तीनों वो एक ही तल में होते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया। तो हम दूसरे में लिख देंगे कि जो प्रकाश है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम है वो क्या है, तो तीनों जो होते हैं, लिख देता हूं मैं। तीनों एक ही तल में होंगे, ये बात क्लियर हुआ। उसके बाद अब इसी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम बताए कि प्रकाश जो मेरा चैप्टर है, इस प्रकाश में 2 टॉपिक पढ़ना है। एक है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम अब प्रकाश के परावर्तन को डीप ये करेंगे और अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से जो टॉपिक्स निकलते हैं वो होते हैं दर्पण। परावर्तन मतलब एक सतह से टकराना, फिर उसी माध्यम लौट जाना, परावर्तन कहलाता है। हम परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन बेसिकली क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन किसी सतह से टकरा करके लौट जाना। इससे जो दर्पण बनते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के दर्पण बनते हैं। एक आपका हो जाता है, एक आपका होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण के अंतर्गत 2 दर्पण आते हैं, आपको पता होगा। एक आता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। एक बच्चों से रेगुलर गलती होती है। क्या गलतियां होती है? अगर उनसे पूछा गया दर्पण क्या है, तो उनके दिमाग में डायरेक्टली आ जाता है 3 दर्पण होता है, एक समतल, दूसरा अवतल उत्तल, और तीसरा अवतल। लेकिन ये गलत है। दर्पण के 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल, दूसरा गोलीय। और ये गोलीय के अंतर्गत 2 भाग होते हैं, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। पॉइंट क्लियर हुआ होगा।
पॉइंट क्लियर हुआ होगा? क्लियर हो गया। चलिए हम अब आगे देखते हैं कि ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इसकी क्या खासियत है। उत्तल दर्पण जो बनता है ये बीच से उठा हुआ होता है। इसका जो परावर्तक सतह होता है, जिस तरफ हम लोग अपनी तस्वीरें देखते हैं, जिस तरफ हम लोग अपना फेस करके देखेंगे, जैसे इस तरफ कोई वस्तु खड़ा होगा तो इस तरफ जो सतह है वो उठा हुआ होगा, लेकिन पीछे जो धंसा हुआ फेस है वो पेंटेड होता है। कहोगे सर पेंटेड होता है? आपने घर में, अपने घर में हम लोग जो घर में दर्पण यूज करते हैं वो होता है समतल दर्पण। घरेलू दर्पण के पीछे आपने देखा होगा कभी हरा कलर का पेंटिंग होगा, कभी व्हाइट पेंटिंग होगा। इस पेंटिंग के लिए हम लोग अक्सर चांदी या पारे का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एक बार फिर से, दर्पण को अगर पेंट करना है उसको हिंदी में कहते हैं रजयित, रजयित करना। तो दर्पण को रजयित करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? या तो वो चांदी होगा या तो पारा होगा, क्योंकि चांदी जो होता है वो एक अच्छा परावर्तक सतह है। तो सबसे अच्छा परावर्तक कौन होता है? तो चांदी होता है सबसे अच्छा परावर्तक। ध्यान में रखिएगा, आपको याद रह जाएगा। सबसे अच्छा परावर्तक कौन? चांदी। सबसे अच्छा परावर्तक चांदी। चलिए पॉइंट क्लियर हुआ, हो गया। अब हम बात कर रहे थे उत्तल दर्पण। तो ये जो उत्तल दर्पण होता है वो हमारा, उसका वो जो फेस वाला भाग होता है, परावर्तक सतह जो होता है वो उभरा होता है। और इसी तरफ इसके विपरीत तरफ, जिधर फेस से हम लोग देखते हैं उसके विपरीत तरफ, उसके उल्टे साइड में इसकी फोकस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फोकस। और इसी तरफ इसका पाया जाता है वक्रता की त्रिज्या। आपको पता होना चाहिए कि ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये क्या होता है, वो पता होना चाहिए। अवतल दर्पण, कई पॉइंट्स हैं जो कि इससे पूछे जाते हैं, जैसे इसका उपयोग कहाँ है, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करेंगे। ये सब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब का चर्चा करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खैर बेसिकली अभी हम इतना जान लेते हैं कि ये जब इसका परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ था, तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा। चलिए ये फिगर बना, इसका हमने बताया परावर्तक सतह धंसा होना चाहिए, तो इसका जो उठा हुआ सतह है उसको हम पेंट कर देंगे। इस तरफ अगर हमने पेंट कर दिया तो इस तरफ से अब फेस देखेंगे। तो अवतल दर्पण में कहानी क्या है कि जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा होता है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा होता है। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। इसमें अभी कई नियम होते हैं, जैसे कि अगर वक्रता त्रिज्या r है, फोकस f है, तो दोनों के बीच संबंध क्या होगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला निर्धारित किए गए हैं कि r बराबर जो होता है वो 2f होता है, या फिर f बराबर r/2 होता है। आगे ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करते करते भी हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारी क्वेश्चंस होगी जो ऑब्जेक्टिव के चलते चलते वो आपका हो जाएगा। धन्यवाद। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए ये जो प्रकाश का प्रवर्तन है, प्रकाश का प्रवर्तन, इस टॉपिक से जो भी बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस रेयर कंडीशन में 12th एग्जाम में भी आ जाते हैं। ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो 10th के लिए सफिशिएंट है। 10th में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता क्या है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है? सीधा। अगर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा है तो वह कौन सा दर्पण होगा? बेसिकली आप दो बातों का ध्यान रखिएगा। दो बातें वो क्या होंगी जो आपको ध्यान रखना है? तो वे दो बात ये है कि अगर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है? अगर आपका जो प्रतिबिंब है जिसको हम इमेज कहते हैं, वो अगर सीधा है तो इसका मतलब वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। और ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब जब भी बनता है तो मात्र दो टाइप के दर्पण में, चाहे तो वो समतल हो सकता है या फिर वो उत्तल हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? एक बार फिर से, वो जो
दर्पण है वो समतल दर्पण हो सकता है और उत्तल दर्पण। कहोगे सर अगर सीधा प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब समतल उत्तल में बन रहा है तो अवतल में कैसा बनता है? तो अवतल में जो प्रतिबिंब होता है, अवतल में जो होता है वो आपका वास्तविक जिसको हम रियल इमेज भी कहते हैं, रियल होता है एंड उल्टा होता है, अपोजिट होता है। यानी कि जो पेन आपको इस तरह से रखा जाएगा तो ये पेन उल्टा दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर आदमी का सर ऊपर है तो अगर मैं अवतल दर्पण के सामने देखूंगा तो अवतल दर्पण में उसका सर नीचे हो जाएगा। कुछ कंडीशंस हैं जब सीधा भी बनता है, लेकिन वो कंडीशन रेयर है। तो चलिए अभी मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ। क्वेश्चंस में क्या कहता है कि किस प्रतिबिंब सीधा बनता है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो क्या केवल समतल है? जी नहीं सर, आपने बताया कि समतल केवल नहीं है। केवल उत्तल अवतल है? नहीं सर, अवतल गलत है। इसमें जब भी बनता है तो इसमें अवतल में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। केवल उत्तल है? गलत है सर। चौथा ऑप्शन या तो समतल या तो उत्तल, दोनों। ये ऑप्शन मेरा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन है, समतल अथवा उत्तल दोनों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें जब भी गमन करती है तो वो सीधी रेखा में, कैसी? सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। कैसी रेखा में? अभी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं, परावर्तन के नियम पूछे या अपवर्तन के नियम पूछे, वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। आप भी अपने दिमाग में रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारण होता है। प्रकाश के परावर्तन का भी मैंने आपको 2 नियम बताया था। एक होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहीं दिया? नहीं दिया। दूसरा संबंध बताया था आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध कहाँ है? केवल ऑप्शन ए नंबर। उसके अलावे विचलन कोण के बीच संबंध बताया? अभी नहीं बताया। अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताया? नहीं बताया। तो परावर्तन का जो नियम है वो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच होता है। तो मेरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे कहता है प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो उदाहरण है वो किस चीज का उदाहरण है? तो हमें जानकारी होना चाहिए कि प्रकाश तरंग, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट जब मैं इंट्रो दे रहा था उस समय, कि प्रकाश जो है, प्रकाश तरंगे जो है वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसी तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। या तो विद्युत चुंबकीय तरंग या कहीं पर प से प्रकाश प से परस्त, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग भी कहीं नजर आए तो अनुप्रस्थ तरंग भी प्रकाश हो सकता है। प्रकाश कैसी तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण। क्वेश्चन पहले आराम से देखिए। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अभी मैंने बताया था वो जो बनता है वो वास्तविक बनता है। जी सर नहीं, वास्तविक नहीं बनता है। वो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब हम आगे गोलीय दर्पण के टॉपिक्स को देखेंगे। ये परावर्तन से क्वेश्चन बन सकते थे, आगे जो गोलीय दर्पण से बन सकते हैं क्वेश्चन, आगे उस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। चलिए अब अगले टॉपिक्स में इन करते हैं और आज का ये लास्ट टॉपिक होगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसके लिए खेद है, बशर्ते लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, एक क्वेश्चंस लेता हूँ उसके करीब करीब अधिकांश ऑप्शन के ऊपर मैं फोकस कर लेता हूँ, जिससे एक क्वेश्चन के अंदर 1 से 2 ही नहीं 3 से 4 क्वेश्चन शामिल हो जाते हैं, उसके आंसर शामिल हो जाते हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे हम देर ना करते हुए, वीडियो लंबा हो रहा है इसके लिए ये करते हैं, आगे शुरू करते हैं। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप वीडियो के नीचे आप अपनी जानकारी को कमेंट में कीजिए, कमेंट में लिखिए और साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे साझा कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं। कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। जब समतल दर्पण के फोकस दूरी की बात आए, समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो इसका जो फोकस दूरी होता है, चूंकि समतल दर्पण एक सीधी होती है,
स्ट्रेट लाइन में, इसीलिए इसके कोई फोकस नहीं होता है और इसका फोकस अनंत माना जाता है। कितना माना जाता है? तो समतल दर्पण का जो फोकस होगा वो अनंत होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए? वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक हो और समान आकार का बने। मतलब जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो हमने बताया था कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, लेकिन बराबर आकार का कहाँ बनेगा? तो उसके लिए पॉइंट है कि वो जो वस्तु होना चाहिए वो वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? वक्रता केंद्र पर। वस्तु को कहाँ रख दें? वक्रता केंद्र पर रखिए। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के बराबर बनेगा। अगला कहता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो क्या वो सीधा होता है? उत्तल दर्पण में सीधा और आवर्धित होता है, वस्तु से बड़ा होता है? जी नहीं। हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में इसलिए ताकि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का फोटो हम एक के साथ देख लें। जैसे अगर हम ऐसा समझिए कि बड़ा रोटी खाओ तो एक रोटी खाओ, उससे बढ़िया छोटा छोटा 10 रोटी खा लो। तो उसी तरह से यहाँ उत्तल दर्पण कहता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक तो होता है, लेकिन सीधा के साथ साथ वो हरासित होता है। कैसा होता है? हरासित मीन्स छोटा होता है। दर्पण सूत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र क्या है? तो ये दर्पण सूत्र के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि जो दर्पण सूत्र होता है वो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्या कहना का मतलब हुआ? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सर ये f क्या है? तो ये जो f है वो आपकी फोकस दूरी है। u क्या है? u आपका वस्तु दूरी होगा। v क्या है? तो v जो है वो आपका प्रतिबिंब दूरी होगा। चलिए, क्या अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ें? तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने में हम लोग सामान्यतः जो उपयोग करते हैं वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कहोगे सर अगर हम दाढ़ी अवतल दर्पण से बनाते हैं तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ है? तो हम अभी बताए, वाहन के साइड मिरर के रूप में। कहाँ? साइड मिरर के रूप में। प्लस में आप लोग एटीएम मशीन के ऊपर कभी देखे होंगे कि वो छोटा सा एक दर्पण के साइज में तरह लगा होता है, जिससे कि हम पीछे की प्रतिबिंब को देख पाते हैं, वो भी उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण हम लोग सजावट के लिए यूज करते हैं, घरों में, शीशे में, खिड़कियों में। प्लस में हम लोग जो घर में अपना चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं वो समतल दर्पण होता है। तो ये जो अभी का क्वेश्चन हुआ इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, किसी कार के हेडलाइट, अग्रदीप को हम हेडलाइट कहते हैं, सामने जो लाइट होता है, में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? तो सामने जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में, हजामती दर्पण के रूप में, प्लस में सोलर कुकर में। कहाँ? सोलर कुकर में। हेडलाइट के प्रवर्तक सतह के रूप में किया जाता है। ये कुछ जगह हैं जहां पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था 7 नंबर में, लो आ गया। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में? पश्च दृश्य मतलब वही हुआ साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब अभी हमने बताया था पहले क्वेश्चन में 5 नंबर में कि जो साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं वो किसका करते हैं? तो कहोगे सर हम जो करते हैं वो उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण। नई चिन्ह परिपाटी, नई कार्तीय परिपाटी कहो या चिन्ह परिपाटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर सब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है कि चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं। तो ये चिन्ह परिपाटी में 5 बात बताया गया, हम उसके ऊपर चर्चा करें। पहली बात आप ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सारी दुनिया जो है वो ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापेंगे? सारी दुनिया को ध्रुव से। दूसरी बात, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, आती प्रकाश की दिशा में जो दूरी होगा वो धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। उसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक होगा। अगर हम मुख्य अक्ष के लंबवत नाप रहे हैं, लंबवत ऊपर की ओर, तब वो जो होगा वो धनात्मक होगा, लेकिन नीचे की ओर नापेंगे तो ऋणात्मक होगा। यहाँ क्या कहता है?
दर्पण के सामने रखी गई दूरी कैसी होगी? दर्पण के सामने की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। लेकिन अगर दर्पण के पीछे, तो पीछे होगा धनात्मक। अगर मुख्य अक्ष जो है उसके ऊपर धनात्मक, उसके नीचे ऋणात्मक। सारी दूरियां कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। कहाँ से? ध्रुव से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो चल रहा है तो आप, या सर बहुत लेट स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो को 2x 1.5x में देख सकते हैं, उसके लिए समस्या नहीं है। बस सारे क्वेश्चन को समझिए, उसके ऑप्शंस को समझिए और ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक। फोकस किसका धनात्मक होगा? तो हमें जानकारी होना चाहिए कि जो फोकस दूरी धनात्मक होता है वो केवल और केवल, फोकस दूरी धनात्मक जो होता है वो केवल और केवल उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल का। जबकि अवतल का फोकस दूरी, अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। कहता है प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यानी कि दर्पण के आगे बन रहा है प्रतिबिंब, किसमें बनता है? तो वो प्रतिबिंब जो वास्तविक और उल्टा बने। कैसा बने? वास्तविक और उल्टा, क्योंकि काल्पनिक और सीधा बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। आगे, दंत चिकित्सक, दंत विशेषज्ञ, या फिर आँख कान नाक दांत गला, फिर से एक बार, आँख कान नाक गला के डॉक्टर जो हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो भी अवतल दर्पण। कौन से दर्पण? अवतल दर्पण। बेसिक सी बात याद रखिए, जब दूर तक प्रकाश भेजना है, दूर तक, सीधा दूर तक, तब अवतल दर्पण। लेकिन अगर एक ही जगह चारों तरफ फैला देना है, चारों तरफ फैला देना है, तो हम उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। 12 कहता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापना चाहिए? तो उसको दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी, बिंब मतलब वस्तु होता है, दोनों नापना पड़ेगा। नहीं, ऑप्शन सी होगा, दोनों। आगे कहता है दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो वो द्वारक होता है। क्या होता है? द्वारक। वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे? तो ध्रुव, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस किसको कहेंगे? वक्रता केंद्र के आधे दूरी को हम मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए, अगला एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या आपको दे दिया गया है। मैंने आपको अभी बताया था एक फॉर्मूला जो कि इससे संबंधित है। फॉर्मूला क्या था? F बराबर होता है r/2। क्या होता है? r/2। क्वेश्चंस में आपको वक्रता त्रिज्या दे दिया गया था। क्या दिया गया था? वक्रता त्रिज्या, जिसका मान दिया गया था 32 सेंटीमीटर। कितना? 32 सेंटीमीटर। तो इसका F का मान क्या होगा? R जब दे दिया गया आपको 32 सेंटीमीटर्स, तो F बराबर 32/2 यानी कि 1616 सेंटीमीटर। आंसर। दिस इज इजी। तो यहाँ से मेरा जो हो जाएगा, और चूंकि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से ये प्लस में 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग है? अभी मैंने बताया था दाढ़ी बनाने में किसका। कहोगे सर इतना इजी, अवतल दर्पण। कौन सा अवतल दर्पण? काल्पनिक प्रतिबिंब किस में कैसा होता है? काल्पनिक। हम अभी बताए थे काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक कैसा? सीधा। काल्पनिक कैसा है? सीधा है। ये फॉर्मूला। कहोगे सर ये तो इजी है, बच्चों वाली सवाल पूछ देता है। तो बच्चों वाली सवाल नहीं है, ये 2013 में पूछा गया है और कई बार की घटनाएं हैं। तो देखो, ये जो क्वेश्चंस है कह रहा है गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। अभी तो बताया था आपको।
R बराबर 2F, R बराबर 2F, ठीक है, R बराबर 2F ना, या फिर F/2, नहीं R बराबर 2F, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बस 2 क्वेश्चन और बच गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंब यानी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बड़ा है। अवतल द्वारा दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बना, सीधा भी बना, बड़ा भी बना, तो किस स्थिति में? उसकी एक स्थिति होती है जब वस्तु जो है वो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहे, इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं होती है। तो चलिए अब कुछ 1-2 क्वेश्चन और बच गए, हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण की में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। दूर का प्रतिबिंब सीधा होना चाहिए। किस दर्पण में दूर का वस्तु सीधा, तो सीधा केवल उसमें होता है, सीधा केवल उसमें होगा जिसमें प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बने। तो काल्पनिक मैंने बताया था किसमें बनता है सर, समतल और उत्तल में बनता है। किसमें बनता है? समतल और उत्तल में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? मैंने बताया था उत्तल का पूछे तो धनात्मक उत्तल का, लेकिन यहाँ पूछा किसका सर? अवतल पूछा, उत्तल नहीं पूछा। जब अवतल पूछा तो ऋणात्मक। कैसा? अवतल ऋणात्मक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो कि वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसका डिस्कशन आगे बाद में कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव डिस्कशंस है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से छोटा हमेशा उत्तल में बनता है। किसमें बनता है? उत्तल में। समतल में वस्तु के बराबर बनता है। समतल में कैसा बनता है? वस्तु के बराबर। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितने दूर पर वस्तु होगा उतने ही दूर पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। लेकिन अवतल इसमें उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। चलिए आज के लिए इतना ही। प्रकाश का परावर्तन टॉपिक समाप्त हुआ। अब आपसे एक अनुरोध रहेगा, अगर आपको ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हों तो आप इन क्वेश्चंस के लिए अपने दोस्त की हेल्प के लिए एक आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई डाउट रह गया तो आप अपने दिल की बात, दिल की नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड मन की बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।